Assalamualaikum everyone. So the topic which we will be covering today is from October 2022. It's a very important article on management of patient with systemic steroids and oral surgery perspective. So basically this article is not related to us, but it is also related to us. पेपर में शायद इतना इम्पोर्टेंटली सवाल ना आ सके इसका, लेकिन टोक्स में वाइवा में काफी इम्पोर्टेंस रखता है ये। उसके कुछ रीजंस इस तरह हैं कि इसमें जो बेसिकली बताया हुआ है ये बताया हुआ है कि स्टीरॉइड्स कब पेशेंट को लेनी चाहिए, कब स्टीरॉइड्स का कवर लिया जाता है और कब नहीं देते कवर। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें बॉडी कॉर्टिसोल नहीं प्रोड्यूस कर रही होती या बॉडी कम कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रही होती है, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से। उन रीजंस में प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी आ जाता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी आ जाता है, एड्रीनल क्राइसिस आ जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनसे ही रिलेटेड होते हैं जिनकी वजह से बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही होती कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो उन कंडीशंस में आपको किस तरह मैनेज करना है इस हवाले से बताया हुआ है। हम्म, अच्छा, अब इस टॉपिक के में से जो सवाल आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या सवाल आ सकता है। सबसे पहले एक तो सवाल ये आ सकता है कि what is the regimen of steroid cover for non-surgical dental procedure in patients with Addison's disease। एक ये पूरा सिनेरियो दे दिया जाएगा और सिनेरियो में बता दिया जाएगा कि ये पेशेंट है, इसको एडिसन्स डिजीज है, यानी कि प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा। तो अब उस पेशेंट में मतलब वो बता दिया गया नॉन पेशेंट एडिसन्स डिजीज का है। अब उस पेशेंट में आपको एक रूट कैनाल करनी है, यानी कि नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर करना है। तो उसमें आप क्या चीज फॉलो करेंगे, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे स्टीरॉयड कवर का। ठीक है, तो पहले ये दो चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। ठीक है, फिर हम कवर करेंगे इसका टोटल जो पूरा आर्टिकल बता रहा है उसको समराइज करूंगा मैं। ठीक है, आर्टिकल इम्पोर्टेंट भी है, जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको मुश्किलात भी होंगी, लेकिन ये आपको करना है जरूर। ठीक है, तो नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर में ये कहते ही हैं कि नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर में नॉर्मल यूजुअल डोज जो पेशेंट का हाइड्रोकोर्टिसोन का है, यानी कि सुबह में पेशेंट 8 बजे 8 AM को 10 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन लेता है। ठीक है, और उसके 24 घंटे बाद 10 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन लेता है। 8 AM और ये आ गया 8 PM। ठीक है, 8 AM और 8 PM में 24 घंटे का फर्क है। ठीक है, ये ये 8 AM हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये 8 PM हो गया और ये अगला 8 AM हो गया। 0800 मतलब 8 AM, ये 9 AM। ठीक है, 2000 मतलब 20 का मतलब ये हो गया कि 8 PM और ये सुबह में 8 बजे। तो ये पूरे 24 घंटे बाद 8 AM के बाद अगले 8 AM को ये 10 मिलीग्राम डोज ले रहा है। ये यूजुअल डोज है हाइड्रोकोर्टिसोन का। हाइड्रोकोर्टिसोन क्या है? हाइड्रोकोर्टिसोन एक शॉर्ट एक्टिंग या एक शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, इसमें इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है, इसका मिनरलो कॉर्टिकॉइड एक्शन भी है, और इसकी हाफ लाइफ 8 से 12 घंटे है। ये हम बात करेंगे हाफ लाइफ की इसकी। और हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो ये पेशेंट ले रहा है। ठीक है, नॉर्मली ये पेशेंट प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी का पेशेंट है जो कि 10 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन ले रहा है पर डे ओडी डोज में। अब अगर आपने इसका कोई ट्रीटमेंट करना है तो सजेस्टेड रेजिमेंट क्या है कि आपने 10 मिलीग्राम जब ये हाइड्रोकोर्टिसोन का सुबह में 8 बजे डोज ले रहा है तो आप कोशिश करें इसको अपॉइंटमेंट अर्ली दें। अर्ली अपॉइंटमेंट देने का फायदा क्या है कि इसने कॉर्टिसोन उसी वक्त ही ली भी होगी। तो अगर नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर में कोई स्ट्रेस पड़ता है इस पे, तो कॉर्टिसोल इसके पास इनफ होगी कि वो स्ट्रेस को डील कर सके। तो अब ये 10 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन के बाद प्रोसीजर से 1 घंटा पहले, यानी कि 10 बजे प्रोसीजर है तो 1 घंटा पहले 5 मिलीग्राम कॉर्टिसोन लेगा ये। ठीक है, 5 मिलीग्राम 1 घंटा पहले लेगा, उसके बाद 12 घंटे गुजरने के बाद फिर 5 मिलीग्राम लेगा।
ठीक है, फिर नॉर्मल यूजुअल डोज लेगा 10 मिलीग्राम का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हाइड्रोकोर्टिसोन का नॉर्मल डोज 10 mg ओडी ले रहा है पेशेंट। अगर वो पेशेंट आपके पास आता है प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी का और उसको ट्रीटमेंट करवाना है अपना, तो आप उसको स्टीरॉयड कवर किस तरह देंगे कि आप उसको बोलेंगे कि प्रोसीजर से पहले आप हाइड्रोकोर्टिसोन का 5 मिलीग्राम अगर आप 10 मिलीग्राम लेते हैं तो आप 5 मिलीग्राम प्रोसीजर से पहले ले लें, 1 घंटा पहले ले लें। और प्रोसीजर के बाद में यानी कि रात के सुबह में 8 बजे के बाद रात के 8 बजे आप 5 मिलीग्राम और ले लें। ठीक है, और उसके बाद आप अपना यूजुअल डोज फॉलो करेंगे 10 mg का। ठीक है, अब इन्होंने इसको उसमें भी दिया हुआ है, राइटिंग में दिया हुआ है, नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर टेबल 6, पेशेंट विद एडिसन्स डिजीज पेशेंट शुड टेक द यूजुअल मॉर्निंग डोज ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर। एन एडिशनल ओरल डोज शुड बी टेकन 1 hour प्रायर टू द अपॉइंटमेंट। एडिशनल डोज ले लिया 1 hour prior to the appointment। ठीक है, this dose should be the same as their next scheduled dose। The patient should continue to take the usual dose after the procedure। ठीक है, after the procedure वो usual dose लेना। should symptoms of adrenal insufficiency occur post operatively, an additional post operative top up dose may be required, double the next scheduled dose। अगर कोई insufficiency हो जाती है, अगर कोई insufficiency हो जाती है, एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो गई है आफ्टर द प्रोसीजर, तो आपने आफ्टर द प्रोसीजर इसका डोज जो आपने प्री एम्प्टिवली लिया था ट्रीटमेंट से पहले उसको डबल कर देंगे, 10 mg कर देंगे 12 आवरली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कंफ्यूजन भी थोड़ी सी मचाई हुई है इसमें, लेकिन जो मुझे समझ में आया इसमें ये है, सिंपल सा है कि अगर पेशेंट 10 mg हाइड्रोकोर्टिसोन ले रहा है तो 5 mg हाइड्रोकोर्टिसोन प्रोसीजर से 1 घंटा पहले देंगे। फिर जिस टाइम पे वो लेता है उसके 12 घंटे बाद उसको हाइड्रोकोर्टिसोन का एक और डोज देंगे, उतना ही डोज जितना उसने प्रीएम्प्टिवली लिया था, अगर सब कुछ नॉर्मलाइज्ड है। और अगर सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं है तो वो डोज डबल डोज लेगा वो, जितना उसने प्रीएम्प्टिवली लिया था। यानी कि 5 ग्राम लिया था तो अब वो 10 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम लिया था तो अब वो 10 मिलीग्राम लेगा। और अगले दिन सुबह में 8 बजे उसी तरह वो डोज 10 mg जितना लेता है वही लेगा। ये नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स के लिए, तो हमारे पास नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर भी आ सकता है और एपिसेक्टमी वाला पेशेंट जो सर्जिकल प्रोसीजर वाला पेशेंट है वो भी आ सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर प्रोसीजर वाला पेशेंट, लेट सपोज इन्होंने बताया कि अगर कोई पेशेंट को एडिसन्स डिजीज है और उसकी यूजुअल जो डोज है वो 15 मिलीग्राम की है एक दिन की, 15 मिलीग्राम की एक दिन की डोज है उसकी, यानी कि 10 मिलीग्राम वो सुबह में 8 बजे ले रहा है, फिर रात 8 बजे वो 5 मिलीग्राम ले रहा है, तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे? उसको इस तरह मैनेज करेंगे कि सबसे पहले तो जितना डोज, ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर एपिसेक्टमी के लिए बता रहा हूँ, जितना डोज वो नॉर्मली लेता है उतना डोज लेगा। ठीक है, फिर जिस दिन प्रोसीजर होगा उसके 1 घंटा पहले वो 5 मिलीग्राम डोज लेगा, यानी हाफ द डोज हो गया। हाफ द डोज जितना नॉर्मल लेता है उसमें 5 मिलीग्राम लेगा वो। ठीक है, 1 घंटा पहले। फिर 12 घंटे गुजरने के बाद वो 10 मिलीग्राम लेगा, यानी कि जितना वो नॉर्मल डेली डोज लेता है उतना ही लेगा। और जब उसका अगला दिन शुरू होगा यानी कि 24 आवर्स बाद, तब वो डबल डोज लेगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लें कि माइनर सर्जिकल प्रोसीजर में सारे डोजेस ज्यादा हैं, एक्सेप्ट द डोज जो कि 1 घंटा पहले प्रोसीजर के लेना है। यानी कि 1 घंटा पहले जो प्रोसीजर के लेना है वो 5 मिलीग्राम होगा, हाफ द डोज जो नॉर्मल ले रहा है वो। ठीक है, 1 घंटा पहले। उसके 12 घंटे बाद फिर वही 10 मिलीग्राम लेगा वो जितना हर रोज लेता है, और अगले दिन डबल द डोज लेगा, 20 मिलीग्राम ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन लेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ भी लें कि माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए इन्होंने राइटिंग में क्या लिखा है, क्योंकि मैं पढ़वा भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ये मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया था। पेशेंट्स विद एडिसन्स डिजीज और माइनर सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स, पेशेंट्स शुड टेक द यूजुअल मॉर्निंग डोज ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर, वही यूजुअल मॉर्निंग डोज लिया है इन्होंने। फॉलोइंग दिस पेशेंट शुड डबल द डोज ऑफ द नेक्स्ट शेड्यूल्ड डोज।
अब इन्होंने बात बताई है कि जो नेक्स्ट शेड्यूल डोज है उसको डबल कर देंगे, यानी कि जो नेक्स्ट शेड्यूल नॉर्मल डोज है, यानी कि जो अगले दिन सुबह में 8 बजे लेना है उसको, वो उसको डबल कर देगा। नेक्स्ट शेड्यूल डोज कौन सा है? सुबह सुबह में 8 बजे लिया, अब जो रात में उसको 8 बजे लेना है उसको वो डबल कर देगा। ये देखें, 5 mg ले रहा था, अब यहाँ पे डबल हो गया, 10 mg हो गया। ठीक है, फिर आ जाएं आप next scheduled dose. But take this 1 hour prior to appointment up to 20. But take this 1 hour prior to their appointment up to 20 mg hydrocortisone. अच्छा, इन्होंने ये बात तो यहाँ पे सही की है, ठीक है। इसके बाद जो बात की है, बट टेक दिस 1 hour प्रायर टू द अपॉइंटमेंट अप टू 20 mg हाइड्रोकोर्टिसोन, ये इन्होंने यहाँ पे बात कुछ और की है। 1 hour बिफोर द अपॉइंटमेंट इन्होंने हाफ द डोज मेंशन किया है। हम तो इसी पे ही चलेंगे कि प्रोसीजर से पहले 5 mg ही लेनी है। अगर कोई पेशेंट दिन में 15 mg ले रहा है तो प्रोसीजर से पहले 5 मिलीग्राम लेगा। उसके बाद जो शेड्यूल डोज है, यानी कि सुबह में 8 बजे ले रहा था वो, और रात में 8 बजे ले रहा था। सुबह में 8 बजे 10 ले रहा था, रात में 8 बजे 5 ले रहा था। अब जो अगला डोज है वो डबल हो जाएगा, तो रात में 8 बजे, सुबह में 8 बजे, रात में 8 बजे वाला डोज 10 mg हो गया। ठीक है। अब आखिरी लाइन में इन्होंने ये भी लिखा है, द पेशेंट शुड, पहली लाइन में जो लिखा था, अब आखिर द पेशेंट शुड कंटिन्यू टू डबल देयर शेड्यूल डोज फॉर 24 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। ये देखें, आगे भी डबल हो गया डोज, 10 mg ले रहा था, 20 mg हो गया। तो सिर्फ घपला जो उन्होंने किया है ना, वो 1 hour बिफोर किया है, तो उसको यही फॉलो करेंगे। ठीक है। इन्होंने 1 hour बिफोर के बारे में जो यहाँ पे लिखा है ना, फॉलोइंग दिस पेशेंट शुड डबल द डोज ऑफ द नेक्स्ट शेड्यूल डोज बट टेक दिस 1 hour प्रायर टू द अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है कि चाहे रहे हैं कि ये प्रोसीजर से पहले भी 20 mg ले, लेकिन उन्होंने चार्ट में ऐसा मेंशन नहीं किया। मैं चार्ट को फॉलो करूंगा, आप लोग भी चार्ट को फॉलो करें। अब इन दोनों चार्ट को दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से ही सवाल आना है, पूरे आर्टिकल में इसमें से ही सवाल आना है। ठीक है। अगर कोई प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी के साथ पेशेंट आ रहा है, तो उसमें आपने यूजुअल डोज को क्या रखना है? जब कोई माइनर डेंटल प्रोसीजर हो रहा है, जब कोई नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर हो रहा है, तो आपने डोज को क्या रखना है? अगर वो 10 mg ले रहा है तो आपने सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट से पहले 5 मिलीग्राम दे देना है उसको, 1 घंटा पहले। ठीक है। और 12 घंटे गुजरने के बाद, यानी कि सुबह के 8 बजे आपने दिया था पहला उसका ओरिजिनल डोज, फिर 9 बजे उसने लिया 1 घंटा पहले अपने प्रोसीजर से डोज, उसके बाद अब रात में 8 बजे वो 5 मिलीग्राम लेगा डोज। लेकिन अगर कोई एड्रिनल इनसफिशिएंसी के साइंस हो रहे होंगे, यानी कि कंफ्यूजन हो रही होगी उसको, हाइपोटेंशन हो रही होगी उसको, तो वो डोज को डबल कर देंगे 10 mg, लेकिन अगले दिन वही नॉर्मल डोज रहेगा। ये है फॉर नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स। और फॉर सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स क्या है कि यूजुअल डोज जो भी ले रहा है वो यूजुअल डोज डबल होगा उस दिन भी और अगले दिन भी, और 1 घंटा पहले प्रोसीजर से वही 5 मिलीग्राम ले। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। इसके अलावा भी हैं कुछ पेशेंट, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी पे होते हैं पेशेंट्स ऑन लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी। उनमें क्या करना है, अगर वो हाई डोज 30 to 100 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन पे हैं, 30 to 100 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन पे हैं, तो वो डबल कर दें अपने डोज जिस दिन उनको उनकी कोई भी ट्रीटमेंट होने वाली हो, यानी कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होने वाली हो, और जिस दिन माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होने वाली हो वो भी उस दिन भी उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है कि अगर अगर इक्विवेलेंट 30 to 100 mg है तो डबल कर दें डोज। मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए कुछ और है। मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स यानी कि कोई बड़ी सर्जरी होनी है, तो उसके लिए आप जो है वो प्रोसीजर करने से पहले 100 mg का बोलस देंगे इंट्रामस्कुलर हाइड्रोकोर्टिसोन का। ठीक है। और अगले 24 घंटे में उसको जो है वो जो डोज लेता है उसको डबल कर देंगे। ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, वो प्रोसीजर करने से पहले उनको जिस तरह यहाँ पे 50 to 100 मिलीग्राम का बोलस दिया जा रहा था, उनको
लॉन्ग टर्म वालों को 100 का बोलस नहीं जाएगा, उनको 25 to 50 mg का बोलस दिया जाएगा हाइड्रोकोर्टिसोन का, और उनको जो है वो फिर अपने नॉर्मल स्टीरॉयड थेरेपी पे रखेंगे। और अगर बहुत ज्यादा इन्वेजिव सर्जरी होगी तो 25 to 50 मिलीग्राम आईवी डोज 3 दफा लगाएंगे 24 घंटे में। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर कोई नॉर्मल सर्जरी हो रही है तो इंडक्शन करते हुए आप 25 to 50 mg का बोलस दे देंगे। अगर कोई इन्वेजिव सर्जरी हो रही है और पेशेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी का है, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, तो उसको 25 to 50 mg आईवी डोज देंगे 3 times a day फॉर 24 आवर्स। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ गया है, आपको पता चला कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी का पेशेंट है और आपके पास इमरजेंसी में आ गया है अक्यूट पेन में कोई स्वेलिंग के साथ, तो आपको बहुत जल्दी मैनेज करना है उसको, क्योंकि आपको पता है एड्रीनल इनसफिशिएंसी में कॉर्टिसोल रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इस पेशेंट को बहुत जल्दी मैनेज करना है, कोशिश करना है कि इसको इसका आप जल्दी से जल्दी पेन रिड्यूस करें, ताकि इसको उसको जो है वो इसका बॉडी से कॉर्टिसोल कम से कम जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि कॉर्टिसोल अगर नहीं निकल रहा तो पेशेंट एड्रिनल क्राइसिस में जा सकता है। मैं पहले बाद में बताऊंगा आपको। तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से देखना है कि अगर पेशेंट को प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी का आ रहा है, एडिशनल डिजीज का आ रहा है, तो आपने जल्दी से अक्यूट पेन और स्वेलिंग को मैनेज किया जल्दी से, और आपने उसको ये देख लिया कि उस कितनी स्टीरॉइड्स लेता है वो, और क्या क्या उसकी स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट रेजिमेंट चल रहा है, ताकि आपको पता हो। अगर अक्यूट अगर एड्रीनल क्राइसिस में चले जाता है पेशेंट, तो आपने करना यह है कि उसको 15 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, उसको फ्लैट लेकर देना है, और नॉन रिब्रीदेबल फेस मास्क यूज करना है, और हॉस्पिटल सेटिंग में उसको मैनेज कर लें। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। हमने पढ़ लिया है कि स्टीरॉयड कवर नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स के लिए क्या देंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट जो लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होंगे और वो नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर करवाएंगे, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है। ये वाला ट्रीटमेंट जो बताया कि 30 to 100 mg प्रेडनिसोलोन पे डबल कर देंगे डोज। उसके बाद हमने माइनर सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ा कि जो पेशेंट माइनर सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, उनको एडिशन डिजीज है, उनको किस तरह मैनेज करेंगे। फिर हमने ये पढ़ा कि वो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे और माइनर डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, उनको हम किस तरह मैनेज करेंगे। उनका सेम मैनेजमेंट है कि अगर 30 to 100 mg प्रेडनिसोलोन पे तो डबल कर देंगे डोज। फिर हमने पढ़ा कि कोई मेजर सर्जरी करवाने चाहते हैं और एडिसन डिजीज के पेशेंट है, तो हम किस तरह मैनेज करेंगे, कि हम उनको 100 mg बोलस देंगे ट्रीटमेंट से पहले, और डबल करेंगे उनके डोज को 24 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर भी। फिर हमने पढ़ा कि पेशेंट जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी में है, अगर कोई नॉर्मल सर्जरी है तो 25 to 50 mg का बोलस देंगे, और अगर कोई इन्वेजिव सर्जरी है तो हर 25 to 50 mg का बोलस देंगे हर 24 आवर्स तक आफ्टर सर्जरी 3 times a day। ठीक है, फिर हमने इमरजेंसी पेशेंट्स की बात कर ली कि अगर कोई पेशेंट अक्यूट इमरजेंसी में आ रहा है तो उसका स्टीरॉयड रेजिमेंट पता करें, उसको पेन जल्दी से जल्दी ठीक करें, और अगर एड्रिनल क्राइसिस में चला जाता है तो उसको फ्लैट ले कर दें और नॉन रिब्रीदेबल मास्क लगा दें, और 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन उसको दें। ठीक है जी। ये तो हमने सारी चीजें इसके बारे में हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि शुरू से बात करते हैं। मेरा तरीकेकार यही होता है कि पहले आप लोगों को वो चीजें बता दी जाएं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम उसको वैसे ही एक रिव्यू दें। मैनेजर ऑपरेशनल सिस्टमिक स्टीरॉइड्स। अच्छा जी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, और ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पेशेंट्स होते हैं जिनमें इम्यूनो सप्रेशन रिक्वायर्ड होती है, उनमें दी जाती हैं, और ऐसे पेशेंट्स में भी दिए जाते हैं जिनको प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो। एक चीज होती है प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी और एक चीज होती है सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी ये होती है कि किसी रीजन की वजह से एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा। ठीक है, और सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी ये होती है कि एक तरह की सेकंड वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी इस तरह की होती है कि अगर कोई पेशेंट अगर कोई पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेगुलर डोजेज में ले रहा है, वो 3 mg पर डे के हिसाब से ले रहा है रेगुलर डोज में, 5 mg पर डे के हिसाब से ले रहा है रेगुलर डोज में, या जितने भी mg पर डे के हिसाब से रेगुलर डोज में ले रहा है बहुत अरसे तक, मोर देन 3 मंथ्स तक, तो उसका एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो सप्रेस हो जाता है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स नहीं रिलीज करा क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑलरेडी कॉर्टिसोल बॉडी में है, क्योंकि वो ले रहा है, तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से वो कॉर्टिसोल नहीं रिलीज हो रहा। तो ऐसे पेशेंट जब स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, स्ट्रेस
मोड में जाते हैं या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाते हैं, तो बॉडी अपना कॉर्टिसोल रिलीज नहीं कर पाती क्योंकि वो सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में चला जाता है। ठीक है जी। हम फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पूरे मैकेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे, और ना ही हम इसको पढ़ेंगे आपका जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, एचपीए एक्सिस, हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। ये पूरा है, आप लोगों को पढ़ना चाहें तो पढ़ लें कि हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एडिनल कॉर्टेक्स के पास जाता है, एडिनल कॉर्टेक्स फिर कॉर्टिसोल रिलीज करता है, और फिर ये शॉर्ट लूप है और नेगेटिव फीडबैक है। हम इसकी सब डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताएंगे कि क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आप लोगों को बोलूंगा जो पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स ओनली। ठीक है, ये सब चीजें याद करके आप कोई तुरम खान नहीं बनेंगे, तो आप बेहतर ये है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों से पिक करें। ठीक है, थेरेप्यूटिक यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थेरेप्यूटिक यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको अपनी फील्ड के पता होने चाहिए, बाकी तो हर चीज में स्टीरॉइड यूज होते हैं। स्टीरॉइड एक बेसिक बेसिक एक जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग है, हर चीज में यूज होती है। और आपको ये याद रखना है कि ओरल मैक्सिलोफेशियल डिजीज में लाइकन प्लैनस, किलोइड फॉर्मेशन, बेल्स पाल्सी, ल्यूकोक्यूटेनियस डिजीज, पेम्पिगस वल्गैरिस, इन सब चीजों में यूज हो रहा है। बाकी मस्कुलोस्केलेटल एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को कम करने के लिए सार्कोइडोसिस, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, एस्थमा, स्किन कंडीशन में एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आई डिजीज में पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनो सप्रेशन करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए यूज होता है। जो बात इंपॉर्टेंट याद रखने की है वो ये है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेटिक कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो कि इंट्रासेल्युलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, जो कि कॉर्टिसोल के रिसेप्टर्स होते हैं, उनको उनको जाकर छिपकता है। जब आप कॉर्टिसोल लेते हैं तो वो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज के अंदर जाता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स ढूंढता है। वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से जाकर जब वो लग जाता है तो अपने अफेक्ट्स उसी तरह नेचुरली अकरिंग हॉर्मोन्स की तरह करता है। सिस्टम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एक्ट करने के लिए 3 से 8 घंटे लगते हैं, इसीलिए इन सारे स्टीरॉइड्स को पहले लेना जरूरी है। अभी जो हमने सारी चीजों की बात की, प्री एम्प्टिवली पेशेंट को सर्जरी से पहले दे रहे हैं हम, 1 घंटा पहले, सर्जरी से पहले 5 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन का दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि उसका कॉर्टिसोल 3 से 8 घंटे के दौरानिए में नॉर्मल रहे। ऐसा ना हो कि उसका कॉर्टिसोल जो है वो हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। तो ये रीजन है, 3 से 8 घंटे इनकी हाफ लाइफ होती है, 3 से 8 घंटे जो है वो डिलेड काम करते हैं, इसलिए अर्ली प्रोविजन जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में और इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा काम करता है, और ग्लूकोज प्रोटीन हीमोस्टेसिस में भी काम करता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 4 चीजें हैं, कॉर्टिसोल क्या 4 चीजों पे काम कर रहा है। एक, ग्लूकोज प्रोटीन हीमोस्टेसिस पे काम कर रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पे काम कर रहा है, ठीक है, ये फैट और ग्लाइकोजन मोबिलाइजेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको ये 4 चीजें याद रखनी है, ग्लूकोज एंड प्रोटीन हीमोस्टेसिस, फ्लैट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इम्यून रिस्पॉन्स और ब्लड प्रेशर। ठीक है, इन 4 चीजों पे काम कर रहा है। कॉर्टिसोल जो है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस से रिलीज होता है, और इसमें जो हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये 2 हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है ताकि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करे, फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स में रिलीज करके एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। ये इन सब का पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जो कि आपको याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्या लेवल्स रिलीज होते हैं मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सारी जो है ना वो उसमें डिस्ट्रैक्शन में ना पड़े। प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी क्या होती है? प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी ये है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, 2 चीजें होती हैं आपके पास।
जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रही होती है। एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं यानी कि कॉर्टिसोल, और एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स आपका नॉर्मली ये आपका उनको मिनरल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये दो चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रही है। ठीक है जी। इन दोनों की जब जब प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स इन दोनों चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहा, तो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी कहलाती है। और प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी को एडिसन्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होती है? क्योंकि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है एडिसन्स डिजीज की, एडिसन एड्रिनल कॉर्टेक्स की। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हो सकती है। बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। टीबी है, साइटोमेगालो वायरस है, एचआईवी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हैं, इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जरूरी है कि अगर प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी किसी पेशेंट को है, तो जब उसकी ग्रेटर देन 90% एड्रिनल कॉर्टेक्स खराब हो जाएगा, तब उसको क्या होगा? उसको फटीग, वीकनेस, नोजिया और हाइपर पिगमेंटेशन होगी। ये स्किन हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब भी किसी का एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं रिलीज कर रहा होता, कॉर्टिसोल नहीं रिलीज कर रहा होता, तो जो है वो जब कॉर्टिसोल का लेवल गिर जाता है, तो एक और प्रो हार्मोन है, इसका लेवल बढ़ जाता है। वो प्रो हार्मोन कोशिश करता है कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को स्टिम्युलेट कर सके, लेकिन वो स्टिमुलेशन के साथ साथ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन होती है और हाइपर पिगमेंटेशन होती है। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस याद रखना, मैंने वैसे ही आपको बता दिया। नॉर्मली जो वो होते हैं प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी के पेशेंट होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होता है। लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे होते हैं। डेली डोज जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ले रहे होते हैं वो 20 to 30 mg होता है, जो कि ट्वाइस डेली टू रिप्लेस कॉर्टिसोल होता है। 20 to 30 mg ले रहे होते हैं, टेकन ट्वाइस डेली, एक दिन में 2 दफा लिया जाता है, ताकि वो उस कॉर्टिसोल को मैनेज कर सकें। इसमें सुबह का डोज ज्यादा दिया जाता है एज कम्पेयर टू अगले डोज के। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम कॉर्टिसोल जो है नॉर्मली सर्काडियन रिदम पे चलता है, इसीलिए सुबह में नॉर्मली हमारे कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जैसे जैसे दिन ढलता जाता है। तो इसी तरह इसको भी सर्काडियन रिदम के हिसाब से लिया जाता है, सुबह में ज्यादा और रात में कम, दिन में 2 डोज। इसके अलावा जो प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी के पेशेंट्स होते हैं, वो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन भी लेते हैं, 0.05 to 0.2 mg। वो किस लिए? ताकि एल्डोस्टेरॉन को, जो कि एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, उसको रिप्लेस किया जा सके। इसके अलावा और दो चीजें इन्होंने बताई हैं जो कि होती हैं। वो दो चीजें क्या है? कुशिंग डिजीज है और कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है कि अगर कुशिंग सिंड्रोम ये है कि अगर स्टीरॉयड्स रिलीज हो रहे हैं ज्यादा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो वो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। और कुशिंग सिंड्रोम की क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है? प्लेथोरा होता है, यानी कि रेड फेस होगा, मून लाइक फेस, राउंड फेस होगा, एक्नी होगी, बफलो हम्प होगा, यानी कि पीछे बफलो हम्प निकला हुआ होगा, कैपिलरी फ्रेजाइल होंगी, ब्रूजिंग होगी, डायबिटीज होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आर्टरीज जैम होना शुरू हो जाएंगी विद प्लाक, और हाइपरटेंशन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, मसल वीकनेस होगी। ये कुशिंग सिंड्रोम की साइंस है। ठीक है। और कुशिंग डिजीज क्या होता है? जब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की प्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से बढ़ जाती है, तो वो कुशिंग डिजीज होता है। तो ना हमें बिल्कुल कम चाहिए स्टीरॉयड, ना हमें बहुत ज्यादा चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करना शुरू करेगा तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम, या इंसान बहुत ज्यादा स्टीरॉयड्स लेना शुरू करेगा, तो बॉडी में जो है वो कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। जब बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स होते हैं, आप देखें, जो हाई लेवल स्टीरॉइड्स होते हैं, उनका मून फेस हो जाता है, बफलो हम्प हो जाती है उनको, उनको कैपिलरी फ्रेजिलिटी हुई भी होती है, हाइपरटेंशन हुई भी होती है, हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, मसल वीकनेस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो ये सारे पेशेंट्स कुशिंग सिंड्रोम के होते हैं। ये तो हमने सारी बात कर ली प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी की। और हम ये भी बात कर लेते हैं कि कॉमनली यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन सी होती हैं। कॉमनली यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक प्रेडनिसोलोन होती है, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग
वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें प्रेडनिसोलोन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टि देखें लॉन्ग एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग में आ रही है। प्राइमरी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में अगर आप बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग में आएगी। वैसे प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आती है, और लॉन्ग एक्टिंग में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन और डेक्सामेथासोन आती है। शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकॉर्टिसोन आती है। नॉर्मली हाइड्रोकॉर्टिसोन दी जाती है, और दिन में जो है वो 2 दफा दी जाती है। उसकी हाफ लाइफ 8 से 12 होती है। अब आप यहाँ पे देखें तो प्रेडनिसोलोन कब दी जा रही है, हाइड्रोकॉर्टिसोन कब दी जा रही है। हमारे नॉर्मली ओरल एंड पेरी ओरल लीजन में हाइड्रोकॉर्टिसोन दी जा रही है, ठीक है। बाकी जितनी और चीजें हैं कोविड-19 वगैरह ये सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कितने तरह की होती हैं। प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन जो बेटनेसोल के नाम से आती है, ओरल अल्सरेशन में हम देते हैं। बेक्लामेथासोन ये भी ओरल अल्सरेशन में दी जाती है। और फ्लूटिकासोन ये हमारी कैंडिडियासिस में दी जाती है, लाइकन प्लानस में दी जाती है। तो आपको सुबह से भी ये हाथों पे याद होनी चाहिए कितनी होती हैं और कौन सी लॉन्ग एक्टिंग है कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये पता होना चाहिए कि बेक्लोमेथासोन और बीटामेथासोन ये दोनों ओरल लीजन्स में दी जाती हैं, और हाइड्रोकॉर्टिसोन भी ओरल और पेरिओरल लीजन में दी जा सकती है। और कैंडिडियासिस में कौन सी दी जाती है, फ्लूटिकासोन दी जाती है। अच्छा, अ, अच्छा जी। अब हम कहाँ थे, अब हम प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एडिनल इंसफिशिएंसी की। सेकेंडरी और टर्शियरी एडिनल इंसफिशिएंसी क्या होती है। तो सबसे पहले आता है सेकेंडरी एडिनल इंसफिशिएंसी, यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कोई भी चीज जो इंटर कोई भी डिजीज या कोई भी मसला जो इंटरफेयर कर रहा है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सिक्रीशन में। यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकल रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है। अब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को अगर कोई चीज तंग कर रही है, कोई मसला कर रही है, तो वो सेकेंडरी एडिनल इंसफिशिएंसी करेगी। वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि पेशेंट क्रॉनिक यूज कर रहा है एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ठीक है। तो और अगर एडिनोकॉर्टिको ज्यादा यूज कर रहा है वो, और उसमें एकदम उसने जो है वो ज्यादा यूज कर रहा है और कभी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उसका, तो जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि बॉडी अपना कॉर्टिसोल कम रिलीज करना शुरू कर देती है। लेकिन इस प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में मसला क्या हो रहा था, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में कॉर्टिसोल रिलीज ही नहीं हो रहा। प्राइमरीली तौर पे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज ही नहीं हो रहा। जब ना जब कॉर्टिसोल तो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों पे इफेक्ट कर रहा था। लेकिन सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में नॉर्मली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। ये तो बात कर ली थी प्राइमरी। टर्शियरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी क्या होती है, टर्शियरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी और पीछे चले जाएं आप चार्ट में, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस में और पीछे चले जाएं आप। यानी कि हमने बोला प्राइमरी प्राइमरी में एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल रिलीज नहीं कर रहा, सेकेंडरी में एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पे मसला है, और टर्शियरी में और पीछे चले जाएं, यानी कि हाइपोथैलेमस से कॉर्टिसोल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा। impaired function of the hypothalamus और impaired secretion of corticotropin releasing hormone, ठीक है। जिन पेशेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी इंसफिशिएंसी होती है उनमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड फंक्शन जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है, और जिसकी वजह से इतनी सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं होती, खास तौर पे हाइपरकैलीमिया या डिहाइड्रेशन, ठीक है। इस इसीलिए हम कहते हैं इन पेशेंट में जिनमें सेकेंडरी और टर्शियरी होती है इनमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एड्रीनल क्राइसिस की। एडिसोनियन क्राइसिस भी कहते हैं, एड्रीनल क्राइसिस भी कहते हैं। एड्रीनल क्राइसिस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल नहीं निकल रहा स्ट्रेस के मौकों पे, और पेशेंट स्ट्रेस में आया, यानी कि कोई भी आपने डेंटल प्रोसीजर किया, उसको एकदम स्ट्रेस हुआ, उसको एकदम पेन हुआ। अब उसको नॉर्मली स्ट्रेस में हमारा स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल रिलीज करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अब वो जब रिलीज नहीं होगा तो पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में आएगा, और ये वो एड्रीनल क्राइसिस में चला जाएगा। और एड्रीनल क्राइसिस में वो जो जाता है, जब पेशेंट जाता है तो उसको क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसका जो है वो
उसको जो है वो उसका हाइपोटेंशन हो सकता है उसको, और एकदम डेथ भी वाकई हो सकती है। किस किस वजह से हो सकती है? जनरल एनेस्थीसिया है, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। अब इधर इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है, आगे चार्ट दिया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से प्रोसीजर्स माइनर हैं और कौन से प्रोसीजर मेजर हैं। ठीक है। माइनर कैटेगराइजिंग डेंटल ट्रीटमेंट बाय स्ट्रेस, तो इन्होंने नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स में बताया हुआ है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, रेस्टोरेशन, रूट कनाल, ये नॉन सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स हैं और इनमें स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में इन्होंने बता दिया कि रूटीन टूथ एक्सट्रैक्शन है, बायोप्सी है, माइनर पेरिनोडल सर्जरी है, इनमें माइनर सर्जिकल है, चांसेस हैं स्ट्रेस होने के। मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स में ज्यादा स्ट्रेस होता है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, मेजर पेरिनोडल सर्जरीज, कैंसर सर्जरीज, ऑस्टियोटमीज, बोन डिसेक्शंस, लास्टिंग मोर देन, कोई भी ऐसी चीज जो लास्टिंग मोर देन 1 आवर कर रही है, जो सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल क्राइसिस, यानी कि आपको किस तरह पता चलेगा पेशेंट एड्रिनल क्राइसिस में आ रहा है? उसको एकदम हाइपोटेंसिव हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, पेन इन एब्डोमेन, लोअर लेग्स, हाइपोग्लाइसीमिया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड फीवर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, या ये सारे साइन एंड सिम्टम्स दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पेशेंट को, आप एड्रिनल क्राइसिस का पेशेंट है, किस तरह डील करेंगे। तो मैंने जो बात बताई थी कि 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसको ऑक्सीजन देंगे और उसका स्ट्रेस रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और उसको नॉन रिब्रीदेबल मास्क लगा कर लेटा देंगे। तो ये सारी चीजें आप उस सवाल में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम दोबारा आए थे एड्रिनल क्राइसिस या एडिसोनियन क्राइसिस पे। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि ये कंडीशन इनिशियली डेवलप होती है फ्यू आवर्स से, और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन जो है वो फ्यू आवर आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी, फिर थोड़ा अरसे बाद जो है वो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होगी। मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या होगा: हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ये बात हो गई है। अच्छा, तो अगर कोई पेशेंट आपके पास एड्रिनल क्राइसिस का आता है प्राइमरी केयर में, आप प्राइमरी केयर में आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पेशेंट आता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एड्रिनल क्राइसिस आपने कर लिया कि हाइपोटेंसिव हो रहा है पेशेंट, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, आपने देख लिया कि यार ये एड्रिनल क्राइसिस का ही पेशेंट लग रहा है आपको, तो आपने सबसे पहले पेशेंट को फ्लैट लाए करेंगे, उसके लेग्स को रेस करेंगे ताकि ब्लड उसके सर की तरफ जाए। ठीक है। और सर की तरफ ब्लड का रवानिया हो, और आप इमिडिएटली कॉल करेंगे ट्रिपल लाइन पे, एड्रिनल क्राइसिस का बताएंगे उनको, स्ट्रेटिंग एड्रिनल क्राइसिस हुआ है, और उसके बाद ठीक है एस बार टेक्निक को यूज करेंगे, हैंड ओवर कम्युनिकेशन, और एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन 15 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से। ये तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ एड्रिनल क्राइसिस प्राइमरी केयर में। ठीक है। अब सेकेंडरी केयर में अगर हो जाता है तो आपने क्या करना है, ये याद रखना है आपने कि आप सेकेंडरी केयर में आप स्टॉप करेंगे प्रोसीजर को, पेशेंट को लाई डाउन करेंगे और उसी तरह लेग्स रेस करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी क्या देंगे आप? इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 100 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन बोलस। याद रहे कि मेजर सर्जरी में भी यही कर रहे थे आप, सर्जरी से पहले 100 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन बोलस दे रहे थे। और ये अब इसमें हम ये कर रहे हैं कि एड्रिनल क्राइसिस के पेशेंट में 100 mg बोलस देने के बाद 50 mg हाइड्रोकोर्टिसोन स्लोली एवरी 6 आवर्स दे रहे हैं। ठीक है। आईवी और इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। 1 लीटर 0.9% सोडियम हाइपोक्लोराइड विद इन फर्स्ट आवर। हाइपोटेंशन करेक्शन एंड हाइपोग्लाइसीमिया, और मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर एंड पल्स। प्राइमरी में आया तो कुछ भी नहीं करना है आपने, सिर्फ उसे इमरजेंसी को कॉल करना है, ले कर देना है फ्लैट, 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। और बुला लेना है आपने ट्रिपल नाइन को। अगर सेकेंडरी में आ रहा है तो आपने उसी तरह सब कुछ करना है, बस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी का 100 mg बोलस देना है, और उसको 50 mg एवरी 6 आवर्स फॉलो अप करना है। पेशेंट की ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है, आईवी फ्लूइड और रिप्लेसमेंट्स देनी है उसको। ठीक है जी। अच्छा,
ये तो हमने सारी बात कर ली। एड्रीनल क्राइसिस की बात कर ली। एविडेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ स्टीरॉयड कवर। अब स्टीरॉयड कवर किन पेशेंट्स को देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली स्टीरॉयड कवर, ये आपने देखना ही है कि इसमें पेशेंट कितना ले रहा है। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी गाइडेंस के हिसाब से अगर कोई 5 mg पर डे ले रहा है एच पी ए, तो उसका एच पी ए एक्सेस सप्रेस हो सकता है, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस सप्रेस हो सकता है। और ये काम अगर वो 3 महीने तक स्टॉप कर दे तो दोबारा वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो वो पेशेंट्स जो कि स्टॉप हो गए हैं स्टीरॉइड्स लेना 3 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए, जो 5 मिलीग्राम एटलीस्ट ले रहे थे और अब 3 महीने तक नहीं ले रहे हैं, उनको, वो लो रिस्क है, उनके लिए आप स्टीरॉइड नहीं देंगे। ठीक है। और वो पेशेंट्स, लेट सपोज कोई 3 mg प्रेडनिसोलोन पर डे ले रहा है, तो वो, और वो ले रहा है, तो आप उसको कोई स्टीरॉइड कवर नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत लेस है, क्लिनिकली सब क्लिनिकल है। ठीक है। लेकिन अगर कोई 5 mg पर डे ले रहा है तो फिर आप उसको वो देंगे, आपका कवर देंगे। अच्छा जी। कब प्रोसीजर करेंगे, टाइप ऑफ डेंटल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। ठीक है। स्ट्रेस फ्री पेरी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एनवायरनमेंट में करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थीसिया यूज करेंगे, और मॉर्निंग में प्लान करेंगे सर्जरी को, ताकि जो भी प्रोसीजर है उसको मॉर्निंग में प्लान करेंगे। क्यों मॉर्निंग में प्लान करेंगे तब, क्योंकि उसमें उस वक्त के स्टीरॉयड लेवल्स ज्यादा होता है। अच्छा जी। सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशन हिस्ट्री, डोजेज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, ये सारी पेशेंट की नोट करेंगे आप, ताकि कितने अरसे के लिए उसने लिया है। 3 मंथ्स अगर पास हो गए हैं लेते हुए और ले रहा है, तो उसका मतलब यह है कि उस पर लागू हो जाती है कि आप उसको जो है वो करेंगे, आप उसको कवर, स्टीरॉयड कवर देंगे। लेकिन अगर 3 महीने के बाद उसने 3 महीने के बाद अब उसने छोड़े हुए 3 महीने हो गए हैं, तो उसको आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, ओवरडोज की बात कर लेते हैं हम। ओवरडोज इन स्टीरॉयड कवर, अगर आपने किसी पेशेंट को ओवरडोज दे दिया है स्टीरॉयड कवर का, तो वो किन चीजों के साथ आ सकता है, वो साइकोसिस, कन्वर्जन, हाई ब्लड प्रेशर, नोजिया एंड वॉमिटिंग के साथ आ सकता है। ये भी सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है। ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से कवर हो गया पूरा टॉपिक, और इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं, काफी बड़ा टॉपिक था, तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा।